हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना बिजनेस लॉ, जो कि ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सेमेस्टर नंबर 1 में दिया हुआ है। बाकी ऑल ओवर इंडिया में बाकी सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर बिजनेस लॉ नाम का सब्जेक्ट जरूर होगा। हम स्टार्ट किए थे अपना यूनिट नंबर 1 जिसका नाम था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे उसको और आज पढ़ेंगे कंसिडरेशन। कब आगे कंसिडरेशन हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, वहां पढ़े थे व्हाट आर द रूल्स गवर्निंग कंसिडरेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कंसिडरेशन के बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर हो सकता है तो कौन कौन से ऐसे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कंसिडरेशन के बिना भी वैलिड होगा। ऐसे तो हम पढ़े कि एसेंशियल रूल यही है कि कंसिडरेशन होना जरूरी है, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस है जहां पर बिना कंसिडरेशन के भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट दैट यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, जरूर से डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर कर लेना। वहां हर एक सब्जेक्ट का वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एग्जाम क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक होंगे, टेलीग्राम चैनल होगा, ज्वाइन कर लेना, वहां पे अपडेट्स आता रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का टॉपिक है वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। तो क्या कंसिडरेशन के बिना कोई एग्रीमेंट वैलिड होगा या फिर नहीं। ठीक है, ऐसे तो जनरल रूल तो यही है कि बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस हम पढ़ेंगे, कुछ ऐसे कंडीशंस हम पढ़ेंगे जहां पर बिना कंसिडरेशन के भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, देखना, the general rule is that an agreement made without consideration is void. Void मतलब जो कि enforceable by law नहीं है। A contract may only be enforceable when consideration is there. However, the Indian Contract Act contains certain exceptions. कुछ exceptions हैं। In the following cases, the agreement would be made without consideration will be valid and enforceable. तो ये फॉलोइंग केसेस ऐसे हैं जहां पर एक एग्रीमेंट इवन विदाउट अ कंसिडरेशन इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? तो क्या क्या ऐसा केसेस हम पढ़ेंगे। केस नंबर 1 है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जब दोनों पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज a relationship of natural love and affection, like a relationship of a father and his son, a relationship of husband and wife। तो जब ये दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फादर एंड सन के बीच में या हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पे कंसिडरेशन मिसिंग है, तब भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और कुछ कंडीशंस हैं उसके लिए, वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखना, कंडीशन टू बी फुलफिल अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 1, इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कॉन्ट्रैक्ट किससे होना चाहिए? इज आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। पार्टी मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप। दोनों पार्टी के बीच में एक क्लोज नियर रिलेशनशिप होना मैंडेटरी है, जैसे हस्बैंड वाइफ या फादर एंड सन। एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, ओरल एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। इस केसेस में नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा? जब वो रिटन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इट मस्ट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, और कोर्ट में हम उसका रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। ठीक है, a written and registered agreement based on natural love and affection between the parties standing in near relationship to each other is enforceable even without consideration। कंसिडरेशन के बिना भी ये एनफोर्सेबल होगा। क्लियर है? अब तुमको मैं एग्जांपल देता हूं, देखना, बहुत बार हुआ होगा बेटा तुम्हारे साथ जिंदगी में। जैसे पापा क्या बोलते हैं कि पापा बोलते हैं बेटा क्लास 10th में
अगर तू 90% मार्क्स लाएगा, अगर क्लास 10th में तू 90% मार्क्स लाएगा तो मैं तेरे को जो है एक बुलेट बाइक दिलाऊंगा। ठीक है, एक बाइक दिलाने का कॉन्ट्रैक्ट किए है, मतलब प्रॉमिस किए हैं, कौन? फादर टू द सन। ठीक है, अब तुम बहुत मेहनत किए, तुम 90% ले भी आए, क्या पापा बुलेट दिलाते? पापा बोलते बेटा 10th में क्या था, 10th में तो सब ले आते, तो 12th में ला, 12th में लाएगा तो जरूर दिलाऊंगा। ऐसा हुआ है सबके साथ? जरूर हुआ होगा, राइट? तो ये जो बेटा है ये कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता। पापा उसको बोल दिए 90% ले आया, क्या हो गया? 12th में लाके दिखा। बेटा बहुत दुखी है, बहुत मेहनत किया था वो 90% लाने के लिए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा। बट जब अगर इसको जानकारी होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है, अब इसको जानकारी हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, अब क्लास 12th में इसके पापा फिर से बोले बेटा इधर आ, बेटा इधर आ नहीं रहा था, फिर आया, पापा बोले बेटा 12th में अगर तू 90% लाएगा तो तेरे को एक कार दिलाऊंगा। ठीक है, एक गाड़ी दिलाऊंगा बेटा, कार दिलाऊंगा अगर तू 90% मार्क्स लाएगा तो। बेटा इस बार जानकार है, बेटा इस बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रखा है। ठीक है, बेटा क्या बोला? पापा बोला, बेटा बोला ठीक है पापा, एक काम करो ना पापा, लिख दो, लिखित में लिख दो कि आप गाड़ी दिलाओगे अगर मैं 95% लाया तो। पापा लिख दिए। एक बेटा क्या किया, कोर्ट में जाके इसको रजिस्टर्ड करा लिया। ठीक है, अब बाद में बेटा 90% ले आया, क्या पापा आप मना कर सकते हैं? द आंसर इज नो, पापा अब और मना नहीं कर सकते। अगर पापा मना किए ना, घसीटते पापा को हम कोर्ट ले जा सकते हैं। देखो भड़का नहीं रहा, लेकिन बता रहा हूं, हम कोर्ट ले जा सकते हैं पापा को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था नेचुरल लव एंड अफेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट था, पार्टी नियर रिलेशनशिप में है। ठीक है, एग्रीमेंट राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है, तो यहां कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, बेटा को तो कार मिल रहा है, बेटा को तो कार मिल रहा है, तो यहां तो कंसिडरेशन है, पापा को लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। तुम बोलोगे सर 90% लाए थे, उसका क्या? पापा के लिए थोड़ी लाए हो बेटा, अपने लिए लाए हो, अपना जिंदगी बेहतर बनेगा, अपना फ्यूचर बढ़िया बनेगा, पापा को क्या फायदा? पापा को कोई फायदा नहीं है, राइट? तो फादर के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है, बट बेटा के लिए कंसिडरेशन है, बेटा को गाड़ी मिलेगा, पापा को कुछ नहीं मिल रहा। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? द आंसर इज यस, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल लव एंड अफेक्शन है पार्टी के बीच में, पार्टी नियर रिलेशनशिप में है, एग्रीमेंट इन राइटिंग है, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? तो इसका मतलब पापा बाउंड है बेटा को कार देने के लिए। समझ में आ गया? तो क्या क्या चाहिए? Natural love and affection, party must be in near relationship, agreement must be in writing and registered. अगर ऐसा चारों चीज पूरा हुआ तब एक एग्रीमेंट वैलिड होगा, इवन विदाउट कंसिडरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स है उसके देखना। पहला, अ हस्बैंड बाय रजिस्टर्ड एग्रीमेंट प्रॉमिस टू पे हिज अर्निंग टू हिज वाइफ। फंस गया, ये फंस गया, हस्बैंड फंस गया, यहाँ पे बेटा फंस गया। क्या हुआ देखा, हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रॉमिस कर दिया रिटर्न में कि जो कमाऊंगा सब तुमको लाकर दूंगा, जो कमाऊंगा सब तुमको लाके दूंगा, प्रॉमिस कर दिया। अब हस्बैंड बाउंड है पैसा देने के लिए, हस्बैंड इज बाउंड टू पे। क्यों? पार्टी नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, नियर रिलेशनशिप है, रिटर्न है, रजिस्टर्ड है। तो वाइफ के तरफ से कंसिडरेशन नहीं भी है तब भी हस्बैंड जो है उसको पैसे देना पड़ेगा। क्लियर है? Held that the agreement though without consideration was valid. तो एग्रीमेंट वाइफ के तरफ से कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। क्लियर? सिमिलरली एक और एग्जांपल है, A out of natural love and affection promises to give his newly wedded daughter-in-law a golden necklace worth 5 lakhs. तो A अपनी बेटी को
प्रॉमिस कर दिया डॉटर इन लॉ को कि 5 लाख का नेकलेस देंगे। अब अगर ये एग्रीमेंट रिटन और रजिस्टर्ड है तो नेकलेस देना पड़ेगा, तुम पीछे नहीं हट सकते, नेकलेस देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है फिर भी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है ये? तो ये हो गया पहला पॉइंट, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। क्लियर है? सेकंड पॉइंट है कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। वॉलेंट्री मतलब अपने इच्छा से किया हुआ। अगर पास्ट में कोई पर्सन अपने इच्छा से कुछ काम किया है और उसके बदले आज अगर हम एग्री करते हैं उसको पैसा देने के लिए तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे एग्जांपल, P फाइंड्स आर्स वॉलेट, P को R का वॉलेट मिला और वापस कर दिया, ठीक है। बाद में R प्रॉमिस किया P को 10,000 रुपए देने के लिए, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? यस, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखना विदाउट कंसिडरेशन कैसे है ये। P तो प्रॉमिस किया कि P 10,000 रुपए देगा, किसको? R को, लेकिन R तो बदले में कुछ नहीं दे रहा। तुम बोलोगे सर R तो वॉलेट खोज के दिया था। R वॉलेट खोज के दिया था, उसके बदले तो हम पैसा देने के लिए लायबल थे ही नहीं। हम थोड़ी बोले थे R को वॉलेट खोज बोल के। तो ये जो कंसिडरेशन था दैट वाज नॉट एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की इच्छा से थोड़ी किया गया था। तो वॉलेट खोज के देना इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, राइट। तो R अपने इच्छा से कुछ काम किया था बट वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी हम एग्री कर रहे हैं उसको 10,000 रुपए देने का, तो R के तरफ से कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, क्योंकि पास्ट में R अपने इच्छा से कुछ काम किया था और वो अपने इच्छा से जो कुछ काम किया था उसके बदले अगर हम पैसा दे रहे हैं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा इवन विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम R। ठीक है। तो R के तरफ से कंसिडरेशन नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है। ऐसा नहीं है कि R जो वॉलेट वापस किया वो कंसिडरेशन है, वो कंसिडरेशन है ही नहीं, क्योंकि वो P के इच्छा से नहीं किया गया था। हम कंसिडरेशन के रूल में पढ़े, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, राइट। देखना, अ प्रॉमिस टू कंपेंसेट होलली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलेंटरी डन समथिंग, जो अपने इच्छा से कुछ काम किया है और उसको हम प्रॉमिस कर रहे हैं पैसा देने का, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा। इन ऑर्डर दैट अ प्रॉमिस टू पे फॉर द पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज इज बाइंडिंग, द फॉलोइंग एसेंशियल फैक्टर्स मस्ट एग्जिस्ट। सर्विसेज मस्ट बी रेंडर्ड वॉलेंटरीली, अपनी इच्छा से काम किया गया है, हम नहीं बोले थे उसको करने। सेकेंड, द सर्विसेज मस्ट हैव बीन रेंडर्ड टू द प्रोमिसर, सर्विसेज किसको दिया गया है? प्रोमिसर को सर्विस दिया गया है। और थर्ड, प्रोमिसर का इंटेंशन है कि प्रोमिसर कंपेंसेट करे प्रोमिसी को। क्लियर है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट्स। इंडिया में एक रूल है लिमिटेशन एक्ट के अंदर, जहां पे अगर एक पैसा 3 साल तक ड्यू है और सामने वाला पैसा नहीं दे रहा और हम पैसा नहीं मांग रहे, तो अब वो पैसा जो है टाइम बार्ड हो जाता है। टाइम बार्ड मतलब अब वो पैसा और हम रिकवर नहीं कर सकते। जैसे मेरा ए से मुझे 5 लाख रुपए मिलने वाला है, 3 साल हो गया, ना ए पैसे दे रहा है ना मैं ए से पैसे मांग रहा हूं, तो अब ये जो 5 लाख है ये टाइम बार्ड है, मतलब अब और मैं ए से पैसे नहीं मांग सकता और ए लायबल नहीं है पैसा देने के लिए। क्लियर है? अब अगर ए अपने इच्छा से पैसा देना चाहता है तो क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? द आंसर इज यस। यहां पे एक्सेप्शन में लिखा हुआ है प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। अगर ए भला आदमी, ए अच्छा आदमी है और ये अपने इच्छा से पैसा देना चाहता है मुझे, तो फिर ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। मैं बदले में कुछ नहीं दे रहा, मेरे तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं है, बट ए के तरफ से 5 लाख रुपए मिलेगा, फिर भी क्या ये वैलिड होगा? द आंसर इज यस। ये एक्सेप्शन में लिखा हुआ है, ये वैलिड होगा। ठीक है। देखना, वेयर अ प्रॉमिस इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए
signed by the person making it or his authorized agent is made to pay a time barred by limitation, it is valid even without consideration. समझ में आ गया? तो ए तो पैसा देने के लिए एग्री हो रहा है, तो ए की तरफ से तो कंसिडरेशन है, बट मैं तो कुछ नहीं दे रहा ना, मेरे तरफ से कंसिडरेशन नहीं है, बट फिर भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. ठीक है. A is indebted to C for 60,000, but the debt is barred by the Limitation Act. Limitation Act जो है कितना साल में टाइम बार्ड मानता है? 3 years में. Assigned and written promise to now to pay 50,000. अब अगर एक रिटर्न प्रॉमिस दिया जाता है 50,000 रुपए पे करेंगे बोल के, तो ये एनफोर्सेबल होगा. दिस इज एनफोर्सेबल इवन विदाउट कंसिडरेशन. क्लियर है ये? तो a promise to pay a time barred debt is also a valid contract. क्लियर है? क्योंकि सामने वाले की तरफ से तो कंसिडरेशन है, वो तो पैसे दे रहा है, बट हम तो बदले में कुछ नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा तो हक है ही नहीं पैसा लेने का, टाइम बार्ड हो चुका है, बट फिर भी हमको पैसे मिल रहा है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन में फॉल करता है. क्लियर है? नेक्स्ट, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहां पे. अब कुछ साइड पॉइंट्स हैं, जैसे कि एजेंसी. हम आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर. एजेंसी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट. प्रिंसिपल मतलब मालिक और एजेंट मतलब उसके बिहाफ में जो काम कर रहा है. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर कंसिडरेशन हो भी सकता है या फिर कंसिडरेशन नहीं भी हो सकता है. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कैन बी मेड विथ और विदाउट कंसिडरेशन. बात समझ में आ रहा है? हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एजेंसी आगे आने वाले क्लासेस में. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बोल के टॉपिक आएगा, वहां हम लोग पढ़ेंगे. क्लियर है? नेक्स्ट, गिफ्ट. ऑब्वियसली गिफ्ट के केस में कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए. आज मैं किसी को गिफ्ट दे रहा हूं, तो ये जरूरी थोड़ी है कि सामने वाला भी कुछ देगा. आज मैं किसी को 5 लाख रुपए का गिफ्ट दे रहा हूं, तो जरूरी थोड़ी है कि सामने वाला भी मुझे देगा. गिफ्ट का इंटेंशन कभी भी ये नहीं होता कि सामने वाला भी पैसा देगा, सामने वाला भी गिफ्ट देगा. गिफ्ट का इंटेंशन तो होता है कि हम उसको गिफ्ट दे रहे हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि सामने वाला भी हमको देगा. ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है. क्लियर है? तो गिफ्ट के केस में सामने वाले पार्टी से कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट, बेलमेंट. बेलमेंट का मतलब होता है किसी के बदले कुछ काम करना, फॉर कंसिडरेशन. बेलमेंट में हम आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. जैसे हम आज बाइक रिपेयर करने के लिए देते हैं, वो क्या है? बेलमेंट है. सामने वाला रिपेयर करेगा और हमको वापस करेगा. हम टेलर को कपड़े देते हैं, ये भी बेलमेंट है. हम टेलर को कपड़े दिए, टेलर स्टिच करेगा और कपड़े वापस करेगा. हम कोरियर में सामान देते हैं, वो भी बेलमेंट है. सामने वाला पैसा लेगा और हमारा सामान हमारे जो एड्रेस है वहां पे पहुंचा देगा. तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है. तो बेलमेंट के केस में कंसिडरेशन हो भी सकता है या कंसिडरेशन नहीं भी हो सकता. क्लियर? देखना, नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड टू अफेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. सेक्शन 148 of the Indian Contract Act 1872 defines bailment as delivery of goods from one person to another for some purpose. कुछ काम के लिए हम सामने वाले को सामान दिए हैं, वो काम खत्म होने के बाद हम वो सामान वापस ले लेंगे, या फिर सामने वाला हम जो एड्रेस दिए हैं वहां पे सामान पहुंचा देगा, जैसे कोरियर में होता है. ठीक है? This delivery is made upon a contract that post accomplishment of the purpose. काम खत्म होने के बाद the goods is either returned, या तो goods वापस हो जाएगा, या according to the person delivering them. No consideration is required to affect a contract of bailment. तो बेलमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकता है, ऐसे नहीं कंसिडरेशन नहीं है. कंसिडरेशन हो सकता है, बट कंसिडरेशन नहीं भी हो सकता है. क्लियर है? तो बेलमेंट का मतलब है कोई पर्पस के लिए किसी को कुछ गुड्स देना, जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तब हम गुड्स वापस ले लेंगे. लाइक giving clothes to a tailor, giving bike for repair in a service center, giving parcel to the courier company. ये सब एग्जाम्पल है बेलमेंट का. क्लियर है?
एंड लास्ट चैरिटी, ऑब्वियस सा बात है, चैरिटी के अंदर देयर इज नो कंसिडरेशन। आज मैं अगर एक बेगर को 1,000 रुपया दे रहा हूं तो मैं ये थोड़ी एक्सपेक्ट करूंगा कि बेगर भी मुझे 1,000 रुपए देगा, क्या फायदा हुआ, है ना। तो चैरिटी, दान पुण्य, डोनेशन के केसेस में कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है। ऑब्वियसली मैं मेरी इच्छा से चैरिटी कर रहा हूं, मेरी इच्छा से डोनेशन कर रहा हूं, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि सामने वाला भी मुझे कुछ देगा, राइट। तो ये सब एग्जाम्पल था, केसेस था जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है इवन विदाउट कंसिडरेशन। ऐसे तो जनरल रूल तो यही है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है इन द एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन, बट ये 7 केसेस ऐसा है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है इवन विदाउट कंसिडरेशन। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन यहां पे कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक। और हम कहां पढ़ लिए? हम पहले पढ़े ऑफर, फिर हम पढ़े एक्सेप्टेंस, फिर हम पढ़े कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एनफोर्सेबल बाय लॉ। मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।